बब्बन ने जब से होश संभाला अपने आप को कूड़ा बिन का 10-5 रुपए कमाते हुए ही पाया। मुंबई महानगरी के दादर वाली झुग्गी के नजदीक ही एक बड़े से पाइप में उसका ठिकाना था। एक दिन कूड़ा बिनते हुए उसकी दोस्ती शिवा से हो गई। तुम ये डिब्बा और ब्रश लेकर रोज कहाँ जाते हो भाई? मैं रोज देखता हूँ। मैं तो स्टेशन पर जाकर बूट पॉलिश करता हूँ। कितनी कमाई होती है तुम्हारी? यही कोई 25 रुपए तक मिल जाते हैं। क्या बात करते हो, 25 रुपए? हाँ भाई, 25 रुपए। भाई मुझे भी ऐसा कुछ काम बता दो। कूड़ा बिनकर तो मुश्किल से 5-10 रुपए ही मिल पाते हैं। ठीक है, कुछ पैसे हैं तेरे पास? हाँ, 30 रुपए हैं। कल मैं सुबह 6 बजे आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। मैं तैयार रहूंगा। दूसरे दिन बब्बन सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गया और पाइप पर बैठकर शिवा का इंतजार करने लगा। तभी दूर से उसे रोजी आते हुए दिखी। आज काम पे नहीं चलोगे क्या? अब तो तुझे अकेले ही काम पर जाना होगा। मैं तो स्टेशन पर बूट पॉलिश करने जा रहा हूँ। अच्छा, तब तो मुझे हमेशा ही अकेले जाना होगा। हाँ। रोजी चुपचाप वहाँ से चली गई थी। तभी उसने देखा कि शिवा आ गया। मैं तैयार हूँ। बब्बन, तुम्हारे पास 30 रुपए है ना? तुम मुझे 20 रुपए दे दो और ये मेरा बूट पॉलिश का डब्बा लेकर स्टेशन पर पिलर नंबर 8 पर चले जाओ। वहाँ मेरा दोस्त रहमान बैठा होगा, उससे कहना आज मेरी जगह तुम काम करोगे। भाई लेकिन मुझे तो पॉलिश करना भी नहीं आता। रहमान तुम्हें सिखा देगा, तुम जाओ। आज मेरे बगल वाले घर में काकी बीमार है, वो अकेली है, उसको लेकर अस्पताल जाऊंगा, कल आ जाऊंगा। बब्बन को उसने 20 रुपए दे दिए और बूट पॉलिश का डिब्बा लेकर स्टेशन की तरफ चल दिया। रहमान से मिला तो उसने उसे कुछ समझा दिया और जूते पॉलिश करने का तरीका भी समझा दिया। देख भाई, ऐसी आदमी को बूट पॉलिश के लिए मत कहना जो ट्रेन पकड़ने की हड़बड़ी में हो, जो आराम से बैठा हो, और अगर उसके जूते गंदे दिखें तभी उसको जूते पॉलिश करवाने के लिए बोलना। ठीक है। बहुत देर तक स्टेशन पर इधर उधर घूमते रहने के बाद उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो भाग न रहा हो। अंत में जब वो सीढ़ियों के पास हताश होकर बैठा था तभी ओए, जरा जूते पॉलिश करना है, कितना पैसा लेगा? जो ठीक समझो दे देना बाबूजी। उसने बड़े मनयोग से जूते में पॉलिश की और पैसे के लिए हाथ बढ़ाया। उस व्यक्ति ने 10 रुपए उसके हाथ पर रख दिया। बाबूजी, छुट्टे तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, तुम सारे रख लो। धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बब्बन अभी पैसा रख ही रहा था कि दूसरा ग्राहक भी आ गया। धीरे धीरे उसके पास 5 लोग ने आकर पॉलिश करवाया। उसके पास 50 रुपए आ गए। वो बहुत खुश हुआ। जब घर जा रहा था तब रास्ते से ही उसने एक बूट पॉलिश का डिब्बा खरीदने की सोची। ये बूट पॉलिश का डिब्बा कितने का है काका? ये 300 रुपए की है। कुछ कम नहीं होगा? कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? मेरे पास तो कुल मिलाकर 60 रुपए हैं। इतने में क्या होगा? काका, आप ये पैसे रख लो, मुझे डिब्बा दे दो, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा। अरे ऐसे कैसे? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। पैसे तो पूरे ही देने होंगे। चलो जाओ, टाइम खोटी मत करो। बब्बन वहाँ से चला आया। रात में सुबह ही शिवा आकर अपना बूट पॉलिश वाला डिब्बा ले जाएगा, तब मुझे फिर से कूड़ा ही बिनना पड़ेगा। यही सोचकर उसे रात भर ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उठा तो शिवा आते हुए दिख गया। बब्बन, यार मैं तो 2-4 दिन तेरे साथ नहीं आ पाऊंगा, तू ही चला जा। काकी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। कोई बात नहीं शिवा, मैं सब संभाल लूंगा। बब्बन मन ही मन हिसाब लगाते हुए आगे बढ़ गया। वो सोचने लगा, 4 दिन में तो मेरे पास 200 रुपए आ जाएंगे, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए। मैं बड़े आराम से बूट पॉलिश का डिब्बा खरीद सकता हूँ। बब्बन स्टेशन पर गया तो जाते ही उसे कई ग्राहक मिल गए। उसने मन लगाकर उसके जूते चमका दिए, लेकिन उसके बाद पूरे दिन वो इधर उधर घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी बूट पॉलिश नहीं कर पाया। आज तो नसीब ही खोटी है, कोई मिला ही नहीं। कितने लोगों से पूछा पर कोई पॉलिश नहीं करवाना चाहता। यही सब सोचते हुए वो रेल की पटरियां पार कर रहा था। उस पार पहुंचा तो रहमान मिल गया। क्यों भाई, कुछ आमदनी हुई क्या? नहीं भैया, आज तो किसी ने पॉलिश नहीं करवाया, बल्कि कल 4-5 लोगों ने करवाया था। बब्बन,
मैं कल से किसी दूसरे काम पर जाऊंगा। मेरे जगह तुम पॉलिश कर लोगे क्या? लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे ट्रेन में पानी बेचने का काम मिल गया है। तुम अपना बूट पॉलिश का डिब्बा कितने रुपए में बेचोगे? चलो 50 रुपए निकाल दो। ओह, ये लो। चलो आज हम लोग साथ में खाना खाते हैं। दोनों दादर स्टेशन से बाहर आए तो रहमान, क्या खाया जाएगा? चलो आज किसी दुकान में बैठकर खाते हैं। हम सारी जिंदगी पैसे ही बटोरते रहेंगे क्या? बब्बन आज बहुत खुश था। कहाँ 300 का बूट पॉलिश का डिब्बा और कहाँ 50 रुपए। सोच सोच कर ही उसके होठों पर मुस्कान आ जा रही थी। हाँ चलो। दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में घुस गए और जाकर टेबल कुर्सी पर आमने सामने बैठ गए। क्या खाओगे? भाई, मैंने कभी इस तरह नहीं खाया। तुम जो कहोगे वही मैं खा लूंगा। दोनों ने पूरी थाली मंगवाई और खाना खूब स्वाद लेकर खाया। मैंने तो आज पहली बार इतनी बढ़िया खाना खाया। तुमने पहले कभी खाया क्या? अरे नहीं। हाँ, जिस दिन मेरा बापू कुछ कमा कर लाता है उस दिन हम घर में पेट भरकर खाना खाते हैं। मेरी माँ हमेशा बिस्तर में पड़ी रहती है। हम लोगों को घर का काम भी करना पड़ता है। तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ रहता है? हाँ, तुम क्या अकेले रहते हो? मेरा कोई नहीं है। मैं तो उसी पाइप में पड़ा रहता हूँ। जिस दिन बीएमसी वाले पाइप ले जाएंगे अपना पता बदल जाएगा। ओहो। उस दिन रहमान का भी बूट पॉलिश का डिब्बा लेकर वो घर चला गया। सुबह उठकर स्टेशन जाने का नया उत्साह मन में भर गया था। 3-4 दिन में उसे ये समझ में आ गया कि बूट पॉलिश करने के धंधे में कभी कभी कमाई बिल्कुल नहीं भी हो सकती है, इसलिए उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। एक दिन जब वो सुबह सुबह स्टेशन जाने को तैयार हुआ तभी शिवा आ गया। वाह भाई शिवा, आज तो हम दोनों साथ साथ चलेंगे, खूब मजे करेंगे। कैसे? क्योंकि रहमान भाई ने अपना बूट पॉलिश का डिब्बा मुझे बेच दिया। उन्हें दूसरा काम मिल गया। अच्छा। दोनों झूमते हुए स्टेशन की तरफ बढ़ गए। आज तो बब्बन न जाने क्यों बहुत ही खुश था। आज ग्राहक भी बहुत सारे मिले। ऐसे ही जिंदगी चलती रही तो मैं ढेर सारे पैसे इकट्ठा करूंगा और बड़े होकर रोजी से शादी भी कर लूंगा। हम भी अपनी एक झोपड़ी डाल लेंगे। 1 साल बाद शिवा, आज मेरा काम पर जाने का मन नहीं है। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, बस आज आराम करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद ही रोजी आ गई। तुमने मुझे क्यों बुलाया था? आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। जल्दी बताओ। आज शाम मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मेरी सौतेली माँ चाहती है कि जल्दी से जल्द मेरी शादी हो जाए। तो तुम उससे शादी करके चली जाओगी? पता नहीं, वैसे रोज रोज घर में मार खाने से तो अच्छा ही है। रोजी की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू टपकने लगे। बब्बन तड़प उठा। ठीक है, तुम जाओ। उसके जाने के बाद बब्बन ने अपना डिब्बा उठाया और स्टेशन की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ही रोजी का घर आता है। भीतर से आती चीख पुकार की आवाज सुनकर वो उधर ही बढ़ गया। शादी तो तुझे करनी ही होगी। आखिर 25,000 रुपए दे रहा है वो। मैं उस बुढ़े से शादी नहीं करूंगी, चाहे तुम मुझे जान से मार दो। रोजी सिसकते हुए रेल की पटरियों की तरफ दौड़ पड़ी थी। बब्बन उसके पीछे दौड़ा, पर उसके पहले ही रोजी ट्रेन के नीचे आ गई थी। बब्बन का दिल कांप उठा। ट्रेन जाने के बाद रोजी कांपती हुई पटरियों के बीच उठ खड़ी हो गई। रोजी, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ के लिए कितनी मेहनत की थी। अब मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। बब्बन और रोजी पाइप में गए, वहां से अपने पैसे निकाले और स्टेशन जाकर दूर देश जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। बब्बन अब गरीब नहीं था। संदीप और जगजीत नाम के 2 सगे भाई थे। संदीप पैसे वाला था मगर जगजीत गरीब था। संदीप जगजीत से बात नहीं किया करता था और वो बहुत घमंडी भी था, मगर जगजीत सुलझा हुआ इंसान था। नैना, मैं खेत पर काम करने जा रहा हूँ। जी ठीक है, जाइए। वो दोनों भाई एक ही घर में रहते थे और वो उनकी पुश्तैनी घर थी। गीता, मैं कारखाने पर जा रहा हूँ। कुछ घंटों में आ जाऊंगा। बस एक बार देख कर आता हूँ काम सही चल रहा है या नहीं। जी ठीक है, जाइए। तब तक मैं बच्चों को खाना खिला देती हूँ। संदीप बहुत बड़े कारखाने का मालिक था। उसने बड़ी ही चालाकी से लोगों को धोखा देकर इतने पैसे कमाए थे और अब जब वो इतने बड़े कारखाने का मालिक बन गया था,
उसकी आमदनी बहुत अच्छी होती थी। घर का बंटवारा हो चुका था। घर के आधे हिस्से में संदीप का परिवार रहता था और बाकी बच्चे हिस्से में जगजीत का परिवार। गीता, ये लो तुम्हारे लिए नई साड़ी और बच्चों के लिए नए कपड़े। वाह जी, नई साड़ी! अभी पहनकर देखती हूँ कैसी है ये। नैना घंटों से जगजीत का इंतजार कर रही थी। कहाँ थे आप? आने में बहुत देर हो गई और आज आप कुछ लेकर भी नहीं आए हैं। खाना कैसे बनेगा? अरे नैना, आज खेत में बहुत काम था, जिस वजह से देरी हो गई और सामान लाने गया था, मगर जेब में 1 रुपए भी नहीं थे, इसीलिए खाली हाथ चला आया। पैसे नहीं मतलब हम आज कुछ भी नहीं खाएंगे। देखिए तो जरा, आपके भाई नई साड़ी लेकर आए हैं, बच्चों के लिए नए कपड़े लेकर आए हैं और हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन बुरी होती जा रही है। उनके पास पैसे हैं, इसीलिए वो ये सब आराम से कर सकते हैं, मगर मैं उनकी तरह अमीर नहीं हूँ। जितना है उतने में ही रहना पड़ेगा। एक काम करो, जो भी थोड़े हैं वही बना दो, वही खाकर रह लेंगे। ठीक है, देखती हूँ, अगर कुछ मिल जाए तो। संदीप के घर सभी तरह तरह के पकवान खा रहे थे और इधर जगजीत का परिवार रोटी नमक खा रहा था। संदीप कभी अपने भाई की खोज खबर भी नहीं लेता था, ना ही अपनी पत्नी बच्चों को उनके परिवार से बात करने देता था। कुछ फसल बेचकर जगजीत थोड़े पैसे कमाता है। जगजीत वो पैसे वापस लेकर घर आता है। लो नैना, इसे रख लो, फसल बेचा हूँ, इतने पैसे मिले हैं, इन्हें संभाल कर रखो, 1 महीना इसी में चलाना है। थोड़े पैसे जगजीत अपने पास रख लेता है, बाकी सभी वो नैना को दे देता है। जगजीत बाजार में कुछ सामान लेने आता है, वही संदीप भी कुछ सामान खरीद रहा था। तभी वहाँ एक गरीब भिखारी आता है। शरीर से एकदम दुबला पतला था, ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से भूखा हो। साहब, कुछ पैसे दे दीजिए, बहुत भूख लगी है, भूख के मारे जान जा रही है। अरे चलो हटो मेरे सामने से, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। तभी वो भिखारी जगजीत के पास आता है और उससे भी पैसे मांगने लगता है। उस भिखारी की हालत बहुत बुरी लग रही थी। उसे देख जगजीत को उस पर दया आ जाती है। जगजीत ने जो थोड़े पैसे अपने पास रखे थे वो भी उस भिखारी को दे देता है। बेचारा बहुत बुरी स्थिति में दिख रहा था, शायद इन पैसों से वो कुछ खा ले, मुझे ही पुण्य मिलेगा। संदीप ये देख लेता है और ताना मारते हुए कहता है, खुद के पास तो 2 वक्त का भोजन करने के लायक पैसा नहीं, और साहब लोगों में पैसा बांट रहे हैं। संदीप की बात सुन जगजीत को बहुत बुरा लगता है। वो दुखी होकर वहां से चला जाता है। करण बहुत दिनों से फटे हुए जूते पहनकर जा रहा है। बेचारे के जूते एकदम चलने के लायक नहीं बचे हैं। अच्छा ठीक है, अगले महीने पैसे आते हैं तो उसे नए जूते दिलवा दूंगा, मगर अभी तो एकदम पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगी। दरअसल वो कह रहा था कि उसकी मैडम उसे हर रोज इसी बात के लिए डांटती है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगले महीने पैसे आएंगे तो जूते दिलवा दूंगा। कुछ फसल बिक जाए, पैसे आ जाए, तब सोचता हूँ। संदीप का एक बेटा था अमन। वो बहुत बिगड़ चुका था। इसी उम्र में वो अपनी मनमानी शुरू कर दिया था। कभी किसी की बात नहीं मानता था और सबसे बदतमीजी से बात करता था। इसके बावजूद संदीप उसकी हर इच्छा पूरी करता था और उसे नए जूते कपड़े सब दिलवाता था। एक दिन अमन कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, तभी एक आदमी वहां आता है और अमन की पिटाई करने लगता है। जगजीत वहीं से गुजर रहा था। वो देख लेता है और वहां जाता है। अरे रुक जाओ, इसकी पिटाई क्यों कर रहे हो? अभी के अभी छोड़ दो इसे। जगजीत को देख वो आदमी वहां से चला जाता है। अरे बेटा, क्या बात है? वो कौन था और तुम्हें मार क्यों रहा था? आप ये बात पिताजी को नहीं बताएंगे तो तभी मैं आपको बताऊंगा। हाँ हाँ, नहीं बताऊंगा। कहो कहो तो सही, क्या बात है? चाचा जी, मैं नशा करता हूँ और कई महीने से उस आदमी को पैसे नहीं दिया हूँ, इसी वजह से वो मुझे मारने आया था। पिताजी से उतने पैसे मांग नहीं सकता, वो सवाल करेंगे। क्या इतनी छोटी सी उम्र में तुम नशा करते हो? ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। बेटा, कितने रुपए बाकी हैं उनके? 15,000।
ये तो बहुत ज्यादा है बेटा। मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम आगे कभी ऐसा नहीं करोगे। अमन जगजीत को वादा करता है। फसल बेचकर जो पैसे आते हैं उनमें से थोड़े पैसे और बाकी कुछ लोगों से मांगकर जगजीत 15,000 इकट्ठे करता है और उस आदमी को देता है। धन्यवाद चाचा जी, मगर आप ये पिताजी को मत बताइएगा। ठीक है बेटा, मगर आगे से ऐसा कभी मत करना। नहीं, कभी नहीं। मैं समझ गया हूँ, ये सब बहुत गलत बात है। मैं किसी गलत रास्ते पर निकल गया था, मगर अब मैं सुधर जाऊंगा। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अचानक एक दिन जब जगजीत खेत पर आता है तो देखता है उसके खेत में आग लग गई है और उसके सारे फसल जलकर बर्बाद हो गए हैं। ये देख जगजीत बहुत दुखी होता है और तुरंत घर आकर अपनी पत्नी को ये सब बात बताता है। क्या? अगर हमारे सारे फसल जल गए तो हमारा घर कैसे चलेगा? हाँ नैना, और हमारे सारे पैसे भी लगभग खत्म हो गई है। जगजीत का परिवार बहुत दुखी था। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मगर संदीप एक बार भी जगजीत की ओर देख भी नहीं रहा था। अंत में जगजीत खुद ही संदीप के घर मदद मांगने आता है। अरे तुम कहाँ से आ गए? चलो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। मेरे पास इतने रुपए नहीं है कि सबको बांटूं। जगजीत वापस अपने हिस्से में आ जाता है। नैना, अब तो संदीप ने भी मना कर दिया है, अब हम क्या करें? ये लीजिए मेरे कान के झुमके, इन्हें बेच दीजिए। इनसे पैसे आएंगे तो फसल लगा लीजिएगा और घर भी चल जाएगा। जगजीत उन कान के झुमके को गिरवी रख देता है और कुछ पैसे उधार लेता है। उन्हीं पैसों से वो नई फसल लगाता है और घर चलता है। खेत से लौटते वक्त जगजीत देखता है संदीप एक कोने में खड़ा है। उसके ऊपर ढेर सारे पत्थर रखे हुए हैं। एक बड़ा पत्थर अचानक उसकी ओर लुढ़कता हुआ आ रहा है। ये देख जगजीत वहां पहुंच जाता है और संदीप को धक्का दे देता है, जिस वजह से वो पत्थर उसे लग जाती है और उस पत्थर से उसे चोट आ जाती है। ये देख संदीप हैरान रह जाता है। वह तुरंत उसे अस्पताल लेकर आता है और इलाज करवाता है। भाई, तूने मेरी जान बचाने के लिए ये पत्थर अपने ऊपर ले लिया। इतना प्यार करता है तू मुझसे, मतलब मैं ही तेरे लिए गलत सोचता था। संदीप जगजीत को गले लगा लेता है। संदीप और जगजीत घर आते हैं। घर आकर संदीप सभी को सारी बातें बताता है। तभी अमन बोलता है, पिताजी, चाचा जी ने तो पहले भी मेरी मदद भी की है और आज उन्होंने आपके लिए किया। तुम्हारी मदद? मगर कैसे? अमन डरता डरता संदीप को सारी बातें बता देता है। क्या सच में जगजीत? मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे नई फसल लगाने के लिए पैसे भी नहीं दिए और तूने इस हालत में भी मेरे बेटे की मदद की। मैं सच में मूर्ख था। आज के बाद तू मेरे साथ मेरे कारखाने पर काम करेगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। पर्दा हटा दिया जाता है और अब घर का बंटवारा खत्म हो जाता है। सभी एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। प्रकाश नाम का एक आदमी था। वो कोई काम नहीं करता था। वो आसपास काम ढूंढने की कोशिश तो करता था, मगर उसे काम नहीं मिलता था। इस वजह से वो हर रोज घर वालों से ताना सुनता था। इतना बड़ा हो गया, अभी तक कोई काम नहीं ढूंढ पाया। अरे तुझे कुछ समझ आता है या नहीं? हाँ माँ, मुझे सब समझ आता है। मैं काम ढूंढता हूँ, मगर क्या करूँ, कोई काम मुझे मिलता ही नहीं। मन लगाकर कोई काम ढूंढेगा तब ना। दिन भर दोस्तों के साथ घूमने के अलावा तेरा मन किसी चीज में लगता है? अरे माँ बस करो, सुबह शाम ताने मारती रहती हो। हाँ हाँ जा, तू सुनता किसकी है? गुस्सा होकर प्रकाश घर से बाहर आ जाता है। एक बार कोई काम मिल जाए, फिर बताऊंगा सबको। शाम के वक्त वो घर आता है। प्रकाश के पिता भी अब तक घर पर आ चुके थे। वाह बेटा, कहाँ से घूम कर आ रहा है? नहीं पिताजी, यहीं पास में गया था। हाँ हाँ, घूम, जितना घूमना है घूम। यही काम तो तेरे पास बचा है ना? क्या पिताजी, अब आप भी मुझे सुनाने लगे? मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? कहीं मत जा, बस कोई काम ढूंढ ले। पढ़ाई लिखाई तो तुझसे हुई नहीं, अब कोई छोटा मोटा काम ही ढूंढ ले ताकि हमें तसल्ली हो। हाँ हाँ ठीक है, काम भी ढूंढ लूंगा। घर वालों से परेशान होकर प्रकाश घर नहीं जाता है और आसपास ही घूमता रहता है। अभी घर जाऊंगा तो फिर सभी शुरू हो जाएंगे। इससे अच्छा यही है
आसपास घूम लेता हूँ। प्रकाश टहल ही रहा था, तभी उसका दोस्त नमन वहां आता है। अरे भाई प्रकाश, अच्छा हुआ तो यहाँ मिल गया। क्यों, क्या हुआ भाई? बोल, कोई काम है क्या? हाँ यार, मेरा एक छोटा सा काम कर दे, बदले में तुझे कुछ पैसे भी दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले काम तो बता, करना क्या है? भाई, ये कुछ बंडल है सामान के, इन्हें पड़ोस वाले गांव में पहुंचाना है। मैं अभी मुन्ने के लिए दवा लेने जा रहा हूँ। उसकी तबीयत बहुत खराब है, मगर समय पर यह सामान पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये सामान किसे देना है? वही एक दुकान है, उस दुकान का नाम जगन का दुकान है। तू उसे ही ये सामान देकर आ जाना, और ये ले, थोड़े पैसे भी ले ले। ठीक है भाई, मैं जाता हूँ। तू जाकर मुन्ने के लिए दवा खरीद कर ले आ। धन्यवाद भाई। वो सामान लेकर पड़ोस वाले गांव में आता है और वहां उसे जगन का दुकान दिखता है। जी, ये लीजिए, नमन ने ये सामान भिजवाया है। हाँ हाँ लाओ, इसी का तो इंतजार कर रहा था। प्रकाश सामान देकर वापस अपने गांव आ रहा था, तभी रास्ते में उसे खूबसूरत बगीचा दिखता है। वाह, ये बगीचा तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। कौन है इस बगीचे का मालिक? उत्सुक होकर प्रकाश उस बगीचे के अंदर जाता है तो देखता है एक छोटा सा घर है और वहीं एक बूढ़ी औरत बैठी है और झाड़ू बना रही है। उस बूढ़ी औरत को देख प्रकाश उनके पास जाता है। प्रणाम दादी जी, आप कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम प्रकाश है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे आपका बगीचा दिखा। बगीचे की खूबसूरती देखकर मैं इसकी ओर खींचा चला आया। अच्छा, ऐसी बात है। वैसे इस बगीचे के तिनके से मैं वाकिफ हूँ। इस बगीचे को मैंने ही अपने हाथों से बनाया है। जब मेरे पति जीवित हुआ करते थे, तब से मैं इसे सजाती हूँ। अच्छा, अब आपके पति इस दुनिया में नहीं हैं? पहले मेरे पति चले गए, फिर बेटा, इसलिए मैं अकेले ही रहती हूँ। आप झाड़ू भी बनाती हो? हाँ, मैं झाड़ू बनाती हूँ और यही घर के बाहर बैठकर बेचती हूँ। जो भी एक दो बिक जाता है, उतने में ही काम चला लेती हूँ। उस बूढ़ी महिला को ऐसी स्थिति में देख प्रकाश को उस पर दया आ जाती है। आप तो सच में बहुत ही खूबसूरत झाड़ू बनाती हैं, और यहीं बैठकर बेचने से तो आपकी अच्छी कमाई नहीं हो पाती होगी। अगर आप चाहे तो मैं गांव में घूम घूम कर आपके झाड़ू को बेच सकता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हें तकलीफ क्यों दूं? अरे नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है। वैसे भी अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं पूरे दिन खाली बैठा रहता हूँ। अगर आप ये काम मुझे दे दीजिएगा तो मुझे कोई काम भी मिल जाएगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम इन झाड़ू को बेचने जा सकते हो। वो बूढ़ी दादी झाड़ू बनाने लगती है और प्रकाश गांव में घूम घूम कर झाड़ू को बेचने लगता है। शाम के वक्त प्रकाश बूढ़ी दादी के पास आता है। ये लीजिए दादी, इतने पैसे मिले हैं। अरे बेटा, सारे पैसे मुझे क्यों दे रहा है? तू भी कुछ ले ले, तूने भी तो कितनी मेहनत की है। नहीं नहीं दादी जी, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। बेटा, ये पैसे नहीं लेगा तो कल से तुझे झाड़ू बेचने नहीं भेजूंगी। ऐसा मत कहिए दादी जी। ठीक है, लाइए, दीजिए, मैं पैसे रख लेता हूँ। इस तरह प्रकाश भी पैसे कमाने लगता है और अब घर में कोई भी उसे ताने नहीं मारता था। वो हर रोज गांव में घूम घूम कर झाड़ू बेचने लगता है। प्रकाश के पास झाड़ू कम पड़ने लगते हैं। वो एक दिन में बहुत झाड़ू बेच लिया करता था। दादी जी, झाड़ू तो कम ही पड़ जाते हैं, और झाड़ू रहते तो मैं उन्हें भी बेच देता। ऐसी बात है, अब से कम नहीं पड़ेगी झाड़ू। अब से बूढ़ी दादी प्रकाश को हर रोज ढेर सारी झाड़ू बेचने के लिए दिया करती थी। ये देख प्रकाश समझ नहीं पाता था कि आखिर इतनी ज्यादा उम्र में वो इतने ज्यादा झाड़ू कैसे बना लेती है। आप तो कमाल हो दादी जी, इतने कम समय में आप इतने सारे झाड़ू बना देती हो, वो भी इतना उम्र होने के बावजूद। इसी तरह रोज प्रकाश ढेर सारी झाड़ू बेचने लगता है। कुछ साल बीत जाते हैं, फिर अचानक एक दिन उस बूढ़ी दादी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अरे, आपको क्या हो गया दादी जी? रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। प्रकाश डॉक्टर को बुला कर लाता है। डॉक्टर उन्हें दवा देकर चले जाते हैं
उनकी हालत में सुधार नहीं आती है और अचानक एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। दादी जी, क्या हुआ? उठिए, देखिए मुझे। प्रकाश बहुत उदास हो जाता है। बूढ़ी दादी का अंतिम संस्कार करने के बाद अब प्रकाश के पास सिर्फ बूढ़ी दादी की यादें ही बच जाती है और अब कोई झाड़ू बनाने वाला भी नहीं बचा था जिन्हें प्रकाश बाजार में लेकर बेच पाए। अभी दादी जी रहती तो वो ढेर सारे झाड़ू बना देती और मैं उन्हें बेचने जाता। प्रकाश के पास अब कोई काम नहीं था। वो उदास रहने लगता है और अब वो घर वालों से पैसे भी मांगना छोड़ देता है। पता नहीं कब मुझे कोई नया काम मिलेगा। उदास होकर प्रकाश दादी जी के कमरे में जाता है। जैसे ही वो कमरा का दरवाजा खोलता है, एक झाड़ू उसके सामने गिरती है। ये झाड़ू यहाँ क्या कर रही है? ये तो बहुत अजीब सी दिख रही है। मैंने कभी ऐसी झाड़ू देखी नहीं। जैसे ही प्रकाश उस झाड़ू को उठाता है, वो झाड़ू चमकने लगती है। ये कैसा झाड़ू है? रुको, अभी इससे झाड़ू लगाकर देखता हूँ। प्रकाश उस झाड़ू से जमीन पर झाड़ू लगाता है। तभी प्रकाश के सामने ढेर सारे झाड़ू आ जाते हैं, जिसे देखकर प्रकाश हैरान रह जाता है। अरे, इतने सारे झाड़ू! जरूर ये कोई जादुई झाड़ू है। प्रकाश उस झाड़ू को हाथ में पकड़ लेता है और तब एक भी नए झाड़ू नहीं आते हैं, मगर जैसे ही वो उस झाड़ू से जमीन पर एक दो बार झाड़ू लगाता है, ढेर सारे झाड़ू वहां आ जाते हैं। जरूर ये जादुई झाड़ू है। लगता है शायद इसकी मदद से ही दादी जो ढेर सारे झाड़ू हर रोज बनाती थी, जिन्हें मैं बेचने जाता था। प्रकाश उस झाड़ू को हमेशा के लिए अपने पास रख लेता है और उसकी मदद से ढेर सारे झाड़ू मंगवाता है और उसे बेचने जाता है। कुछ ही महीनों बाद वो झाड़ू का एक दुकान खोल लेता है और अब आराम से उस दुकान पर बैठकर झाड़ू बेचने लगता है। प्रकाश बहुत मन लगाकर काम करने लगता है और पैसे कमाने लगता है।